क्रैश कोर्स में वेव मोशन साउंड का सेकेंड लेक्चर स्टडी करना है। आज कई पॉइंट फिनिश होंगे इसमें। छोटा सेक्टर है वेव मोशन साउंड। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में से आते हैं। ठीक से एक क्वेश्चन तो आना ही है, लेकिन देखा जाए तो मिनिमम दो क्वेश्चन आएंगे इससे। वेव मोशन साउंड में हमने कई पॉइंट बता दिया था। प्रोग्रेसिव वेव, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेलोसिटी इन एनी मीडियम, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम। गैस मीडियम के लिए लैप्लास करेक्शन करना पड़ा। ये सब फिनिश हो गए थे। प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चन में हमने करा दिए थे। एग्जाम्पलर से ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। आज लेक्चर नंबर 2 इसका स्टडी हम लोग को करना है। सेकेंड नंबर लेक्चर ऑफ वेव मोशन साउंड। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दे करके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये सब पूछता है। प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में हमने क्वेश्चन कराया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट पूछता है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम पार्टिकल। फेज डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम पार्टिकल में बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। अगर वो फॉर्मूला याद है तो फेज डिफरेंस का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो निश्चित है बेटा आप लोग सॉल्व कर दोगे। फेज डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम पार्टिकल्स। दो मीडियम पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस। कभी फेज डिफरेंस अगर दो मीडियम पार्टिकल के बीच पूछता है तो इक्वेशन दे देता है, और जब इक्वेशन दे देगा तो उसी के हेल्प से, इक्वेशन के हेल्प से फेज डिफरेंस फाइंड किया जाता है। फेज को बेटा फाई से इंडिकेट करते हैं और फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा इज वेवलेंथ, इनटू डेल्टा एक्स। यानी दो पार्टिकल का पोजीशन पता हो तो x2 माइनस x1 से क्या कर लोगे बेटा, उनका पोजीशन का डिफरेंस फाइंड कर लोगे, और 2 पाई बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, फेज डिफरेंस आ जाता है। तो यहां से देखा जाए तो 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, वो डिफरेंस है। हाँ बेटा, फॉर्मूला सही लिखे हो। तो ये फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला है। ये एक तरह से डेल्टा एक्स जो है पाथ डिफरेंस भी कहलाता है। पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस बेटा निकाल सकते हो, देख लो। और ये पाथ डिफरेंस पोजीशन का डिफरेंस भी कह सकते हो। अब फेज डिफरेंस का जो एक और फॉर्मूला है ये होता है बेटा 2 पाई बाई, अगर यहाँ पर कैपिटल टी लिख दो, देखो यहाँ वेवलेंथ लिख रहे हो तो यहाँ डेल्टा एक्स लिख रहे हो, जब कैपिटल टी लिखोगे तो यहाँ टाइम इंटरवल लिखोगे दोनों पार्टिकल के बीच। जैसे एक पार्टिकल का टाइम दे दिया कि इस पोजीशन पे इतने टाइम पर है, उसी पोजीशन पे दूसरा पार्टिकल इतने टाइम पे है, तो टाइम इंटरवल जब लिखेंगे तो यहाँ कैपिटल टी लिखेंगे, डेल्टा एक्स लिखेंगे तो यहाँ बेटा लेमडा लिखेंगे। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस के दो इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूले होते हैं। ये डायरेक्ट याद रख करके इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक, फेज डिफरेंस या तो आंसर इसका डिग्री में आएगा या तो रेडियन में आएगा, जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो उस हिसाब से आंसर आता है। ये दो फॉर्मूले हो गए इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हेडिंग, इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव। ये देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है लाइट के लिए भी है, साउंड के लिए भी है, दोनों के लिए ध्यान दो। इंटेंसिटी को आई से इंडिकेट करते हो, वो चाहे लाइट वेव नाम लेके क्वेश्चन एग्जाम में आवे, चाहे साउंड वेव नाम लेके क्वेश्चन एग्जाम में आवे, दोनों का एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव ये होता है बेटा एनर्जी कैरिड बाय द वेव इन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। ठीक बेटा, एनर्जी कैरिड बाय द वेव इन पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, यानी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है, और पर यूनिट टाइम का मतलब बेटा टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देख लो, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम हो गया, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टी, और एनर्जी पर यूनिट टाइम को बेटा पावर कहते हैं, तो P अपॉन ए, ये याद रखना है। इसी फॉर्मूले पर नीट 2020 में क्वेश्चन सिंपल सा आया था। डिफिनीशन याद है तो फॉर्मूला याद रहेगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसका यूनिट यहां से देख लो, यूनिट होगा बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे W मीटर पावर -2 भी लिख सकते हो। इंटेंसिटी का डायमेंशन भी एग्जाम में पूछता है। इंटेंसिटी का डायमेंशन लिखना है तो एनर्जी का डायमेंशन लिख दो बेटा ml2 t-2, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर इंटू टी, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया। इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायमेंशन mt-3, यानी यहां से याद रखना कि वेव की इंटेंसिटी के डायमेंशन में L नहीं होता। देख लो, L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। यहां से अगर एनर्जी फाइंड करना है, इंटेंसिटी दिया है तो एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इससे एनर्जी रिसीव्ड फाइंड किया जा सकता है। एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, मतलब इतने एरिया में इतने टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है कोई भी सरफेस, इतने इंटेंसिटी का कोई सोर्स है, तो इससे एनर्जी बेटा फाइंड किया जा सकता है। एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। हाँ बेटा, mt-3। अगेन इंटेंसिटी ऑफ वेव, चाहे लाइट की इंटेंसिटी हो चाहे साउंड की इंटेंसिटी हो, फ्रीक्वेंसी पर, वेलोसिटी पर, एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड होता है, ये होता है बेटा 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर v इंटू डी। देखो ये रिलेशन बेटा याद रखना, ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, और डिपेंडेंसी यहां से पता चल रहा है। इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी का रेशियो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। If other quantity remains constant, then intensity of wave directly proportional to amplitude square। I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ये ज्यादा यूज होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर इंटेंसिटी, तो बेटा ये भी कहा जा सकता है। तो कुल मिला के अगर ये रिलेशन याद है तो सभी
डिपेंडेंसी हम लोग को क्या रहेगा बेटा, पता रहेगा, कौन कैसे डिपेंड है ये हम लोग को पता रहेगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। फर्स्ट, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़े हैं, जिसका इक्वेशन हम लोग जो पढ़े थे। इसके अलावा स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इक्वेशन जानना चाहिए। और एक होता है बेटा सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। ये 3 प्रकार के वेव जो होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि सोर्स किस प्रकार का है। जैसे पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव जनरेट करेगा, लाइन सोर्स है सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव जनरेट करेगा, और सोर्स बहुत ज्यादा दूरी पर है तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब ज्यादा डिस्टेंस पर होता है सोर्स से, तो वह प्रोग्रेसिव वेव बेटा प्लेन हो जाता है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, लेकिन स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव का कहीं इक्वेशन ही बस पूछ दिया तो फिर पेन, मैक्सिमम स्टूडेंट का पेन रुकेगा, ये कौन सा वेव है। तो स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव, ये सब जानना चाहिए। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हम लोग जानते हैं। बात करते हैं स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव की। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव देखो पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होता है, पॉइंट सोर्स जिसका पावर कितना है, P। इसके चारों तरफ हम लोग किसी डिस्टेंस पर अगर इस वेव की इंटेंसिटी देखें तो वहां पर इसके प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एरिया का एजम्पशन करना हो। तो इसके चारों तरफ हम जो सरफेस हम लोग मानेंगे, एरिया मानेंगे, इसके चारों तरफ एक समान डिस्टेंस पर मानेंगे, तो जाहिर है कि वह जो सरफेस होगा वह बेटा स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल सरफेस। इस तरह से चूंकि इसके चारों तरफ एनर्जी ट्रांसमिट होता है, इसके चारों तरफ एनर्जी ट्रांसमिट होता है, इसलिए किसी भी पॉइंट सोर्स के चारों तरफ, ये साउंड सोर्स है, लाइट सोर्स नहीं है, साउंड सोर्स है, इसके चारों तरफ बेटा स्फेरिकल एक प्लेन का हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं। तो इसके स्फेरिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा एनर्जी का बेटा प्रोपगेशन होता है। ये कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और ये कैसा वेव होगा, स्फेरिकल वेव होगा। क्यों प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, क्योंकि ये से आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने ये जो स्फेयर माना वो कितने रेडियस का माना, आर रेडियस का हमने माना, इसको आर रेडियस का स्फेयर हमने माना, ठीक है। ये एक स्फेयर है, एक प्लेन है जो आर रेडियस का है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी, इस वेव का कितना एम्पलीट्यूड होगा, जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ता चला जाएगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। जबकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव और सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। ऐसे डिपेंड होता है, यही जिसको नॉलेज है इसके क्वेश्चन कर लेगा, या तो पॉइंट सोर्स नाम लेके आएगा या तो स्फेरिकल वेव नाम लेके आएगा। प्रोग्रेसिव वेव क्यों है, क्योंकि ये आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्रेसिव वेव। अब बताओ, इस आर डिस्टेंस पर, इस सोर्स से आर डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी यहाँ का देखें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सोर्स का पावर अपॉन जहां पे इंटेंसिटी देख रहे हैं वहां का सरफेस एरिया। इस पॉइंट पर देखो, इस
इस सोर्स से r डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस है, इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सोर्स का पावर अपॉन एरिया, अभी पढ़े हो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो सोर्स का पावर फिक्स है और एरिया कैसा है बेटा, स्फेरिकल, देखो 4 पाई r स्क्वायर। यहीं से बेटा देख लो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी समझ में आ गया कि पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी r पर कैसे डिपेंड होता है। तो वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को बेटा ये फॉलो करता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर -2, इस पे डिपेंड होता है। जब भी पॉइंट सोर्स का नाम ले तो इंटेंसिटी का रेशियो इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पे इतनी इंटेंसिटी, तो r2 डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी, तो i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। मतलब इसको बेटा आप याद रख सकते हो, बस थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख करके, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। एक पॉइंट सोर्स के चारों तरफ जो एरिया होगा बेटा स्फेरिकल होगा और स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ की इंटेंसिटी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अगर रिलेशन याद है तो सारे रिलेशन बेटा तुम यहाँ से बना ले रहे हो। इसके बाद से देखो कि हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम क्या करो, इस इंटेंसिटी का स्थान पे लिख दो 1 अपॉन r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो देख रहे हो अगर इस पॉइंट सोर्स से किसी डिस्टेंस पर कहे कि एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, तो देख लो पॉइंट सोर्स का एम्पलीट्यूड केवल r के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो a1 अपॉन a2 पॉइंट सोर्स के लिए, स्फेरिकल वेव के लिए इतने डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पे इतना एम्पलीट्यूड था, r2 डिस्टेंस पे कितना एम्पलीट्यूड, इससे सॉल्व होगा। बहुत छोटे छोटे इसमें डिफरेंस हैं, इस बात को ध्यान दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दो, वो प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है कि स्फेरिकल वेव है कि सिलिंड्रिकल वेव। अगेन अभी आपने देखा बेटा कि यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसलिए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट c अपॉन r। इसलिए स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव का अगर इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी माइनस k इंटू एक्स। तो x का स्थान पे यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, r लिख देंगे। लेकिन यहाँ का एम्पलीट्यूड बेटा कांस्टेंट नहीं है, देख रहे हो यहाँ का एम्पलीट्यूड के स्थान पर हम लिखेंगे c अपॉन r, c अपॉन r एम्पलीट्यूड के स्थान पे लिखेंगे। तो देख रहे हो स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, डिस्टेंस के साथ वो क्या करता है बेटा, वेरी करता है। तो ये देखो इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव कहलाता है, यानी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, c अपॉन r एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट c अपॉन x लिखना चाहते हो तो लिख दो, तब बेटा यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के आर के स्थान पे के एक्स लिखना होगा। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। तो इस पे थोड़ा हाईलाइट रखो, फॉर्मूला ध्यान दो, मेडिकल एग्जाम में बहुत पहले ये फॉर्मूला पूछा, स्टूडेंट एकदम चक्कर खा गया, अरे कौन सा फॉर्मूला ये पूछ दिया, ये तो कुछ अजीब टाइप का फॉर्मूला है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ए होता है एम्पलीट्यूड के स्थान पर, स्फेरिकल वेव में ए नहीं, ए के स्थान पे कांस्टेंट अपॉन आर होगा, यहाँ के लिख सकता है या कोई कांस्टेंट लिख सकता है अपॉन आर, सी अपॉन एक्स कुछ भी लिख सकता है। सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव समझ सकते हो बेटा, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव किससे प्रोड्यूस होता है, लाइन सोर्स से। सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव बेटा लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होता है। ये हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना लिया, ये प्रोड्यूस हुआ है इस लाइन सोर्स से। यह बेटा लाइन सोर्स, इसका लेंथ L है, पावर P है। तो इसके चारों तरफ
इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकली इस लेंथ के परपेंडिकुलर इसके चारों तरफ एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। इसलिए इसमें जो ट्रांसमिशन हम लोग दिखाएंगे, देखो इस तरह से एनर्जी ट्रांसमिट होता है इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ जो हम लोग एक सरफेस का एजम्पशन करेंगे वो निश्चित है, इससे इस लेंथ से एक समान डिस्टेंस पर वो कैसा सरफेस होगा बेटा, सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एनर्जी का वेव का ट्रांसमिशन लगातार होता रहता है। तो ये जो हमने सिलिंड्रिकल यहाँ पर सिलेंडर हमने बनाया है, कितने रेडियस का बनाया है, आर रेडियस का। ये कैसा सरफेस है बेटा, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया यहाँ पर बनेगा और 90 डिग्री पर एनर्जी क्या होता रहेगा, इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकली ट्रांसमिट होता रहेगा। क्योंकि एनर्जी लगातार ट्रांसमिट होता रहता है इसलिए इसको भी प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। लेकिन चूंकि ये लाइन सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसको सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। अब इस सोर्स से बेटा देखो, इस लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पर यहाँ कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना एम्पलीट्यूड होगा। जैसे जैसे ये आर बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बेटा कम होता चला जाता है। तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा, हाँ कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, तो यहाँ का भी इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। सोर्स का पावर पी फिक्स है, एरिया कैसा है बेटा, सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का जो एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एच का स्थान पे बेटा हो जाएगा एल। देख रहे हो, तो तुम यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो गया, पी इज कांस्टेंट, 2 पाई एल इज कांस्टेंट। इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स कैसे डिपेंड होता है, देख लो, पॉइंट सोर्स में आर स्क्वायर था और यहाँ पर केवल क्या है बेटा, आर है। यही फर्क पड़ जाता है, नुक्ता का हेर फेर है बेटा, नुक्ता का हेर फेर। और सबको पता है कि नुक्ता के हेर फेर से बेटा खुदा भी जुदा हो जाता है। तो जाहिर है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो चेंज होगा ही। स्फेरिकल वेव में क्या होता है कि 1/r² होता है और सिलिंड्रिकल वेव में यहाँ पे 1/r होता है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा बेटा I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1। एकदम प्रोसेस पता होना चाहिए। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा ए स्क्वायर होगा, इंटेंसिटी को तुम लिख दो, सॉरी ए स्क्वायर इंटेंसिटी को लिख दो 1/r, यहाँ से 1/r प्रोपोर्शनलिटी में। तो देख रहे हो, अब एम्पलीट्यूड, सिलिंड्रिकल वेव का एम्पलीट्यूड आर पे कैसे डिपेंड होता है, तो रूट ओवर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से स्पष्ट ये देखो दिख रहा है। तो इस पे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, इस पे जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट पता रहते हुए भी एक्यूरेट रिलेशन नहीं पता रहता, जिससे कोई आंसर गलत कर सकता है। इसलिए इससे कभी भी भूल जाए तो इससे तुम रिलेशन पकड़ो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, जैसा सरफेस हो वो एरिया रख दो, अपने आप डिपेंडेंसी पता चल जा रहा है। स्फेरिकल वेव में एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रखा जाता है, इसलिए वहां की इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली है और यहाँ पर केवल आर के इनवर्सली है। स्फेरिकल वेव में इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और सिलिंड्रिकल वेव में इंटेंसिटी केवल इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। इसलिए बेटा यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो 1/√r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट C/√r, ये इसका बेटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसलिए अगर सिलिंड्रिकल वेव प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू यहाँ एम्पलीट्यूड लिखेंगे, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू आर, बस इस ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, C/√r। स्फेरिकल वेव में क्या था, स्फेरिकल वाले में यहाँ केवल आर था, यहाँ क्या है √r, ये अंतर देख लो बेटा। अगर यहाँ पे x के साथ वेरिएशन देखना चाहते हो तो यहाँ x लिख दो, तो यहाँ पे साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। इसको कहेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ cylindrical progressive wave।
सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव का क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के वेव होते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसके बाद से सेकंड होता है स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, थर्ड होता है सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होता है, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है ये सब हमने बताया, डिपेंडेंसी बताया, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है, ये सब हमने बता दिया। इक्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो 3 प्रकार के प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से बेटा देख लो, इसका इक्वेशन मिल गया। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ये इक्वेशन होगा। और स्फेरिकल वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट c अपॉन x साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट c अपॉन रूट ओवर x साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब तीनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख दिया। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हमने लिख दिया। तीनों को जरा ध्यान से देखो क्या अंतर है। यहाँ का एम्पलीट्यूड बेटा कांस्टेंट है, यहाँ का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, यहाँ का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, इंटेंसिटी भी कम होता चला जा रहा है। एक खास बात देख लो, यहाँ पर केवल c अपान एक्स है और यहाँ पे c अपान रूट ओवर एक्स है, और यहाँ पे x नहीं है क्योंकि यहाँ का जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है। यही अंतर होता है इन तीनों में। अगेन sound level, that is intensity level, intensity level of sound, इसका यूनिट बेल और डेसीबेल होता है। बेल एंड डेसीबेल, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं भी ढेर सारे साउंड एक साथ साउंडेड हो रहे हों, सबकी अलग अलग इंटेंसिटी हो, तो ये जो साउंड लेवल होता है, इंटेंसिटी लेवल, सभी साउंड के इंटेंसिटी का एवरेज वैल्यू होता है। और इंटेंसिटी लेवल को एवरेज फॉर्म में लिखते हैं, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग किसी भी साउंड की इंटेंसिटी अगर आई है और एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आई नॉट, इसको आई नॉट को बेटा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसमें जो बेस होता है हमेशा 10 बेस लॉग का चलता है। तो किसी साउंड की इंटेंसिटी अगर आई है और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड व्हिच कैन हर्ड बाय ह्यूमन, इज आई नॉट है, जिसका वैल्यू 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये एवरेज वैल्यू इस तरह से जब निकाला जाता है तो ये बेटा लॉग के टर्म में आता है, और इसका यूनिट होता है बेटा बेल। बेल इसका यूनिट है। बट वन बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबेल। वन बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबेल होता है। वन बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। देखो डीबी यानी डेसिबेल, तो ये फॉर्मूला हो जाता है यल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 10 लगा दें, 10 लॉग साउंड की इंटेंसिटी आई अपॉन थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आई नॉट इज मिनिमम इंटेंसिटी व्हिच कैन हर्ड बाय ह्यूमन टू द बेस 10, तब इसका यूनिट हो जाएगा बेटा डेसिबेल। और ये बेटा साउंड लेवल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ साउंड लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस यह है कि नॉलेज रखना है और एक दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए रहना है, एग्जाम में आ जाए तो इसको भी तुम टच कर सको। ठीक, इमरजेंसी के लिए सब होते हैं कॉन्सेप्ट्स। L इज इक्वल टू 10 log I अपान आई नॉट। जब 10 लगाओगे यहाँ पे तो डेसिबल होगा, 10 नहीं लगाओगे तो बेल होगा, बिकॉज वन बेल इज इक्वल टू
10 डेसिबल होता है। अगेन जैसे एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरी साउंड है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी I0 है, जो मिनिमम इंटेंसिटी ह्यूमन के द्वारा सुना जा सकता है। तो अगर दोनों साउंड लेवल का अगर डिफरेंस निकाला जाए डेल्टा एल, तो हो जाएगा फर्स्ट साउंड का साउंड लेवल माइनस सेकेंड साउंड का साउंड लेवल। ये आ गया L1 इज 10 log I1 upon I0 to the base 10 minus 10 log I2 upon I0 to the base 10। तो यहां से आ गया बेटा डिफरेंस ऑफ देयर साउंड लेवल L1 माइनस L2, 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन, और बचा लॉग इतना माइनस लॉग इतना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो I1 अपॉन I0 में I2 अपॉन I0 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा I1 अपॉन I2 टू द बेस 10। तो देख लो I0 गायब हो गया, यानी अगर दो साउंड लेवल के हेल्प से दो साउंड की इंटेंसिटी का रेशियो पूछे तो कभी भी बेटा साउंड लेवल का रेशियो ना लेना, साउंड लेवल का डिफरेंस निकालना। साउंड लेवल का डिफरेंस निकालोगे तब इंटेंसिटी का रेशियो आएगा। मान लो L2 ज्यादा हो L1 से, तो L2 में से L1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 10 log, तब यहाँ पे बेटा I2 अपॉन I1 आ जाएगा टू द बेस 10 होगा, और यूनिट इसका डेसिबल होगा। कैसे पता डेसिबल होगा? क्योंकि यहाँ देखो 10 यूज किए हो। सॉरी। तो इस तरह से देखा सकता है कि ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल ऑफ टू साउंड्स। दो साउंड लेवल का ये डिफरेंस है। तो कहोगे ये क्यों फाइंड किया गया? ये इसलिए फाइंड किया जाता है जिससे कि दो इंटेंसिटी का तुम रेशियो निकाल सको। देखो I1 अपॉन I2 या तो I2 अपॉन I1 विद हेल्प ऑफ साउंड लेवल। नहीं तो पता चला इंटेंसिटी का रेशियो पूछ दे, साउंड लेवल दे दे, तो पता चले तुम साउंड लेवल का रेशियो निकालना शुरू कर दो, तो लॉग अपॉन लॉग कटेगा नहीं बेटा, इसलिए डिफरेंस निकाला जाता है। ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल ऑफ टू साउंड्स। दो साउंड्स के साउंड लेवल का क्या कहलाता है बेटा? ये डिफरेंस कहलाता है। ठीक, तो हमने ये इस तरह से देखो साउंड लेवल बता दिया, इसका डिफरेंस बता दिया, इंटेंसिटी क्या होता है वेव का, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिया। इस पे ध्यान देना चाहिए, रिलेशन सब क्लियर होना चाहिए। तो जाहिर है अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इन ए ट्रेवलिंग वेव, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन दिए हैं, देख लो यहाँ पर। और दो पार्टिकल, एक पार्टिकल का पोजीशन 3 मीटर है, दूसरे का 3.5 मीटर है, उनका क्या पूछ रहे हैं बेटा? फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव पूछ रहे हैं। आंसर बताओ। अमित यादव, शुभम ने आंसर दिया है ए, π/2। दो स्टूडेंट ने अभी आंसर दिया π/2। तो यहाँ से बेटा डेल्टा एक्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो 3.5 में से 3 माइनस कर दो, 3.5 माइनस 3, तो देखो आ गया कितना? 0.5 मीटर का डेल्टा एक्स है। तो याद करो फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। और 2π/λ को क्या कहते हैं बेटा? ये तो याद रखना पड़ेगा। 2π/λ इज के, प्रोपगेशन कांस्टेंट बताए थे इक्वेशन में। तो ये हो गया के इंटू डेल्टा एक्स, और के का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, देख लो। एक्स का कोफिशिएंट के होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट पाई जब अंदर जाएगा तो पाई एक्स हो जाएगा। तो के का स्थान पर
पाई आ गया, डेल्टा एक्स के स्थान पे 0.5 हो गया। 0.5 को 1/2 कह दोगे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो देख रहे हो फॉर्मूला किस तरह से यूज हुआ, 2 पाई बाय लैम्डा को के कहोगे। हाँ बेटा बिल्कुल, ए आंसर सबका आया, सबका ए आंसर सही है। अनुपम, भावना शर्मा, सबका आंसर ए है। फॉर्मूला ध्यान दो, याद रखो फॉर्मूला। क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट आंसर बताओ। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड वेव्स, दो साउंड वेव की इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 ये दिया है 25:9। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे हैं। अंकित यादव, निधि सिंह, गौरव मौर्य, सबका डी आंसर एकदम सही। अभी बेटा पढ़े हो कि इंटेंसिटी वेव के लिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे कंडीशन में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/I। तो यहाँ से दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 इक्वल टू √/I1/I2 √/25/9 इज इक्वल टू 5/3। जो कितना आसानी से सॉल्व हो गया अगर ये रिलेशन बेटा पता है। तो कैसे याद रखना है, तो I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर v इंटू डी। डी होता है मीडियम की डेंसिटी, v होता है इसकी वेलोसिटी, a एम्पलीट्यूड यानी इस फ्रीक्वेंसी। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी स्टूडेंट का डी आंसर सही है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। बताओ बेटा आंसर। पॉइंट सोर्स एमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पॉइंट सोर्स का नाम ले लिया, ध्यान दो। ये कैसा वेव जनरेट करेगा, स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा बेटा, स्फेरिकल। अब डिस्टेंस का देखो, सोर्स से डिस्टेंस दे दिया R1 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, R2 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहां पर एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो है ये पूछ रहे हैं। 10 स्टूडेंट आंसर दे दिया। निधि उपाध्याय, भावना शर्मा, नितांश, सबका सी आंसर है। तो मान लो अभी तो पढ़े हो तो चलो याद है, मान लो भूल गया तुमको बेटा, भूल गया तो कहोगे अच्छा पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी इस तरह से डिपेंड होता है। और आई को लिख दो फट से a स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, मतलब एकदम क्लियर रहेगा तुमको कि हमने कहीं गलत नहीं किया। डायरेक्ट रटे रहोगे तो एक कंफ्यूजन रहोगे, पता नहीं सही है कि गलत है। तो a इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो A1/A2 इक्वल टू सीधे सीधे R2/R1। R2 इज 25/9, इसलिए ये रेशियो आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना खास बात नहीं है। 25/9 अभी तुमने आंसर सही से बता दिया, ये कोई खास बात नहीं है। एन मौके पर तुमको याद आ जाए फॉर्मूला, तो कैसे याद आएगा, प्रोसेस से। प्रोसेस से याद रख पाओगे, तुरंत फॉर्मूला बताए तुरंत सॉल्व कर दोगे। लेकिन एग्जाम में एक बैग जब तुम्हारे सामने आएगा तो दिमाग से फॉर्मूला उतरेगा, अरे क्या था पॉइंट फोर्स का रिलेशन। तो तुरंत मन में लाओ, अच्छा इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया स्फेरिकल 4 पाई r स्क्वायर। तुरंत रिलेशन पता चल गया, एकदम कंफ्यूजन दूर हो गया। ये खास बात है, इसको सीखना जरूरी है। यही सब नहीं याद आता है तो बच्चे कहते हैं कि सब पता तो था लेकिन वहां पता नहीं कैसे गलत हो गया। एकदम क्लियर रहना चाहिए। यहाँ नाम ले लिया, देखो सिलिंड्रिकल रेडिएशन निकल रहा है, सिलिंड्रिकल वेव है, लाइन सोर्स है। यहाँ भी डिस्टेंस वही दिया है 9 मीटर, R2 इज इक्वल टू 25 मीटर, है ना। और सिलिंड्रिकल सोर्स है, सिलिंड्रिकल वेव है। तो इस डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। सभी स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है, ए आंसर बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही।
एकदम सही है। तो कैसे याद रखो कि अच्छा इंटेंसिटी यहाँ का तो ऐसे डिपेंड होता है, ये अगर याद है तो आई को लिख दो ए स्क्वायर और ये हो गया बेटा आर, फट से रिलेशन आ गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर आर, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है, अगर भूल भी गया तभी भी याद रहेगा। ठीक, 5:3। इस क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग। वेब से क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन। नीट 2020 सॉल्व करो बेटा। 2 स्टूडेंट आंसर दिया, अभी केवल 2 स्टूडेंट ने। देखो इंटेंसिटी पे किस तरह से क्वेश्चन आया, लाइट वेव का नाम लिया है, वो लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव, एक ही रिलेशन। बहुत कम स्टूडेंट का आंसर आया, अभी सब लोग सॉल्व करो। अंकित निधि उपाध्याय, भावना शर्मा, ये सब लोग आंसर दे चुके। निधि उपाध्याय, रोहित मिश्रा। नीट 2020 का क्वेश्चन देखो कैसे पूछ दिया है। एवरेज फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर, से देखो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर अपॉन एरिया, यानी सीधे सीधे इंटेंसिटी दे दिया 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक एरिया दे दिया बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया। कितने टाइम में, 1 मिनट में कितना वो सरफेस एनर्जी रिसीव कर रहा है इस इंटेंसिटी के सोर्स से। देख रहे बेटा, तो आज ही तुमने पढ़ा इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी रिसीव्ड आई ए टी, देखो तीनों को बस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ये हो गया 20, एरिया को लिख दो 20, सेंटीमीटर स्क्वायर को ना बदलो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो आ गया देख लो, 2 × 2 4 × 6 24 × 10⁻³ जूल का एनर्जी उस सरफेस के द्वारा रिसीव हो रहा है। देख रहे बेटा, तो सीधे सीधे आज जो फॉर्मूला पढ़े हो उससे, वेव से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड, इंटेंसिटी दे दिया, एरिया दे दिया, टाइम दे दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो उसको बदलना भी नहीं है क्योंकि एरिया भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया, इसलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना बेटा। हाँ, सबका आंसर सी है, बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इसलिए करना हम लोग को, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के बाद से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ें तब जाके फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अब कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, सुपर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, एक ही कहानी होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। साउंड वेव, लाइट वेव, सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जब दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में सुपर इम्पोज होते हैं, जैसे बेटा ये फर्स्ट वेव है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये सेकेंड वेव ट्रेवल कर रहा है,
ये थर्ड वेव ट्रेवल कर रहा है। तो जब दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में प्रोपेगेट होते हैं तो वो आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने को बोलते हैं सुपर पोजिशन। जब ये सुपर इम्पोज होते हैं तो जैसे फर्स्ट वेव के मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकेंड वेव के मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 है, थर्ड के लिए y3 है। जब ये आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो चलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम? जब ये सब आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो ये हो गया बेटा फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकेंड वेव, ये हो गया थर्ड वेव। ये तीन वेव हैं। जब ये सुपर इम्पोज होंगे तो एक रिजल्टेंट वेव प्राप्त होगा। साउंड होगा तो रिजल्टेंट साउंड वेव, लाइट होगा तो रिजल्टेंट लाइट वेव प्राप्त होता है। उस रिजल्टेंट लाइट वेव या साउंड वेव का मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का बेटा वेक्टर सम होता है। देख लो y इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3, और ऐसे ऐसे जितने भी वेव होंगे सबके मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। इसी को बेटा सुपर पोजिशन थ्योरम कहते हैं। अगर दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो y इज इक्वल टू चलेगा बेटा y1 प्लस y2, और दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर कहता है कि सीधे सीधे बिना वेक्टर के इनका सम कर लो, तब होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। So when two or more than two waves are propagating in a same medium are mixed, that is superimposed, then a resultant wave is obtained. इसी को बोलता है सुपरपोजिशन, जो लाइट और वेव दोनों के लिए, लाइट और साउंड दोनों के लिए पॉसिबल है। और ये वेव नेचर जहां होता है वहीं पर बेटा सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम के जो स्पेशल केस हैं, तीन स्पेशल केस इसके होते हैं, और तीनों स्पेशल केस से फिक्स है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना है। फिक्स है एकदम। तीन स्पेशल केस जानते होंगे सब लोग। तीन स्पेशल केस, पहला है बेटा इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन के तीन स्पेशल केस, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव। एक होता है बेटा इंटरफेरेंस, एक होता है बीट्स, एक होता है स्टेशनरी वेव। तीनों में से इंटरफेरेंस से, या तो बीट से, या तो स्टेशनरी वेव से, इसी से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। जब यहां से नहीं आएगा, तीनों नहीं पूछेगा, तो डॉपलर इफेक्ट से पूछेगा। ठीक है, इसलिए डॉपलर इफेक्ट से तो खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। हाँ बेटा बीट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये। इन तीनों को विशेष रूप से तैयार करना चाहिए, और आसान होता है क्योंकि स्टेशन वेव अब सब आ जाएगा। स्टेशनरी वेव में पूरा आर्गन पाइप आ जाएगा, पूरा स्ट्रेच स्ट्रिंग आ जाएगा। तो बताओ, आर्गन पाइप से क्वेश्चन पूछता ही है, स्ट्रेच स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछता ही है, आर्गन पाइप में रेजोनेंस के प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीन टॉपिक हो गए ना, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये अलग अलग तीन चैप्टर्स हैं, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने हैं। तीनों में अंतर क्या है? इंटरफेरेंस में भी, इंटरफेरेंस में बेटा दो वेव सुपर इम्पोज होगा, बिटनेस में भी दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं, और स्टेशन वेव में भी दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं। इन तीनों में हमेशा दो ही वेव सुपर इम्पोज होते हैं। इंटरफेरेंस में दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। बिट्स में दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। और स्टेशन वेव में दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब सुपर इम्पोज होते हैं तो स्टेशन वेव जनरेट करते हैं। इसमें आर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग हम लोग को स्टडी करना होगा। इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। इंटरफेरेंस और वेव्स, और वेव में चाहे साउंड वेव का हो चाहे लाइट वेव का हो, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक ही फॉर्मूले से सब सॉल्व होता है। इसमें कितने वेव बेटा? दो वेव। दो वेव जब
सुपर इम्पोज्ड होते हैं। दो वेव क्या होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, देख लो जो मेन पॉइंट लिख रहे हैं, व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, in same direction are superimposed, then a resultant sound wave is obtained, and in resultant sound wave periodic maxima and minima is heard, then that phenomenon is known as interference. जब दो साउंड वेव सेम फ्रीक्वेंसी के एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं और सुपर इम्पोज होते हैं, एक रिजल्टेंट साउंड वेव मिलता है। उस रिजल्टेंट साउंड वेव में कभी मैक्सिमा सुनाई देता है, उसके बाद से मिनिमा सुनाई देता है, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा सुनाई देता है। यही फेनोमेनन इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमा को प्राप्त करता है, इसलिए साउंड तेज सुनाई देता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट साउंड वेव का मिनिमम सुनाई देता है, इसलिए इसको मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं बेटा। इसमें विनाश होता है, इसलिए इट इज नोन एज विनाशी व्यतिकरण। That is constructive interference and destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम फेज की आवश्यकता होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा अपोजिट फेज 180 डिग्री की आवश्यकता होता है। जब दो वेव सेम फेज में मिलते हैं, सेम फेज को हिंदी में कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री कहो, चाहे उसको तुम 2 पाई कह दो, 4 पाई कह दो, 6 पाई कह दो, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। और 180 डिग्री जब पाई से स्टार्ट होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा मिनिमा मिलता है। तो इंटरफेरेंस के दो स्पेशल केस होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज मैक्सिमा, और सेकंड होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज मिनिमा। ठीक, तो कहेगा कि मैक्सिमा बताओ, मिनिमा बताओ, सब फॉर्मूला एकदम क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फॉर्मूले यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब आओ इसका हम लोग अगर फॉर्मूला देखें, अगर दो वेव, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, एक ही मीडियम में ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, y1 और y2 इनके मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। इसका एम्पलीट्यूड है बेटा a1, इसका एम्पलीट्यूड है a2, इसकी इंटेंसिटी है i1, इसकी इंटेंसिटी है i2, और ये कुछ इनिशियल फेज 5 पर हैं। अगर यही फेज डिफरेंस है, ये इन दोनों का फेज डिफरेंस 0 का होगा, 0 फेज पे मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx। सॉरी, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन दोनों का है ना, अपोजिट नहीं ना है। लेकिन एक एम्पलीट्यूड हमने a1 लिखा, दूसरे का एम्पलीट्यूड हमने a2 लिखा। फ्रीक्वेंसी देखो दोनों का बेटा हमने सेम लिखा है, देख लो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, कंडीशन है, वो चाहे लाइट हो चाहे क्या हो, साउंड हो। इसलिए लाइट में कहा जाता है YDSC, जब हम लोग लाइट में पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर तो यही सब कहानी होता है। तो वहां पे कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं, कोहेरेंट लाइट यूज करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है सब क्या होते हैं, सेम होते हैं वहां पर। तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज होते हैं तो एक रिजल्टेंट साउंड वेव मिलता है, और रिजल्टेंट साउंड वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस एक यहाँ इंटरमीडिएट कांस्टेंट बेटा थीटा आता है। थीटा से तुमको कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे तुमको जो लेना देना है वो ए से है। ए इज नेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट साउंड वेव। ए क्या कहलाता है बेटा? रिजल्टेंट साउंड वेव का नेट एम्पलीट्यूड होता है, जिसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब यहाँ पे यूज क्या करोगे बेटा? कॉस और दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस फाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। जिस तरह से वेक्टर में फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, वही फार्मूला बेटा देख लो यहाँ पर यूज हुआ है। तो इस नेट एम्पलीट्यूड के फार्मूले में बेटा ये जो a1 2a1 a2 cos फाई है, यही इंटरफेरेंस टर्म है, क्योंकि cos फाई का कभी वैल्यू 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, कभी ये मैक्सिमा देगा, कभी मिनिमा देगा। मैक्सिमा होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मिनिमा होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आ गया बेटा नेट इंटेंसिटी। यह है नेट एम्पलीट्यूड। अब आ गया बेटा नेट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एकदम अलग होता है, याद रखना बेटा, रूट ना लगाना। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 और cos फाई यहाँ बाहर रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी का फॉर्मूला 100 में बस 60% या 50% या 40% स्टूडेंट को याद रहता है, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला पूछे तो कहेगा रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos फाई। तुरंत गलत हो जाता है। देखो इसका फॉर्मूला अलग है, रूट ओवर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई। I1 I2 पर केवल रूट होता है, ध्यान दो यहाँ। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले को। किसी भी फेज एंगल पे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, किसी भी फेज एंगल पे बेटा इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। ये जो cos फाई वाला टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यही इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है। यही कभी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर देता है रिजल्टेंट साउंड वेव को, और कभी मिनिमम कर देता है। इसलिए इस फेनोमेनन को इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा है। इंटरफेरेंस क्या है? सुख और दुख है बेटा, दिन और रात है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। लाइट का इंटरफेरेंस लाइट के वेव नेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन देखा जाए तो लाइट में दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये सब का सब लाइट के वेव नेचर को इंडिकेट करते हैं। ये रिजल्टेंट है नेट एम्पलीट्यूड, नेट इंटेंसिटी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, मैक्सिमा की बात करें, देख रहे हो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ये दोनों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ये दोनों बेटा मैक्सिमम हो जाते हैं। और जब मैक्सिमम होंगे तो वो कब होंगे? जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है बेटा। जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो ये 1 होगा। ऐसा तब होगा जब फेज डिफरेंस, दोनों इंटरफेयरिंग साउंड वेव का फेज डिफरेंस फाई ये 2 पाई एन को फॉलो करे। किसको फॉलो करे बेटा? 2 पाई एन को जब फॉलो करता है तब ये फेज डिफरेंस मैक्सिमा को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ एन के स्थान पे अगर बेटा 0 रख दिए तो फेज डिफरेंस आ गया 0, cos 0 का वैल्यू 1,
फिर अगर इसका n का वैल्यू बेटा 1 रख दिए तो आ गया बेटा 2 पाई। 2 पाई वही जीरो का ही सेंस है, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम के फिर जीरो आ गया, ये भी मैक्सिमा। फिर n का स्थान पे 2 रख दो, 4 पाई। 4 पाई यानी किसी सर्कल का 2 चक्कर लगा दो तो फिर जीरो हो गए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये n का वैल्यू होता है। तो 2 पाई n बेटा जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहां से आ गया बेटा पाथ डिफरेंस। क्या आ गया? एक होता है फेज डिफरेंस, एक होता है बेटा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस में क्या होता है कि 2 पाई को बेटा लेमडा के इक्विवेलेंट होता है। देखो 2 पाई इक्विवेलेंट टू लेमडा, अगर 2 पाई को लेमडा कह दो तो ये पाथ डिफरेंस में आ जाता है। तो n और 2 पाई को कह दो लेमडा तो हो जाता है बेटा n लेमडा। देख लो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, दोनों में पाथ डिफरेंस n लेमडा होता है। साउंड के लिए भी, लाइट के लिए भी, YDSC में ब्राइट फ्रिंज के लिए भी, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये याद रखना चाहिए, फेज डिफरेंस का फार्मूला और पाथ डिफरेंस का फार्मूला 2 पाई n और n लेमडा। इसलिए बेटा यहाँ पर जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा, वही cos फाई का वैल्यू 1 रख दो। तो देखो A1 प्लस A2 ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और इंटेंसिटी भी बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू 1 रख दो तो आ जाएगा बेटा √/I1 प्लस √/I2 का होल स्क्वायर। ये सब नन्हे मुन्ने एकदम छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूला एकदम क्लियर याद रखना। एकदम डायरेक्ट इन सब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। दोनों एम्पलीट्यूड का सम ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और √/I1 प्लस √/I2 का होल स्क्वायर होता है बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बात करते हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होगा बेटा मिनिमा, ये मिनिमा हो जाएगा। ऐसे में ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होता है ये मिनिमा को प्राप्त करता है, मिनिमम हो जाता है बेटा। cos फाई का वैल्यू, cos फाई का वैल्यू यहाँ मिनिमम -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम -1। फेज डिफरेंस यहाँ पर 2 पाई n के स्थान पर 2n - 1 इंटू पाई। n का वैल्यू यहाँ 1 से शुरुआत होता है, जैसे n का स्थान पे 1 रख दो, n का स्थान पे 1 तो देखो पाई आ गया, 180 डिग्री से शुरुआत होगा। तो cos 180 का वैल्यू -1, 2 रख दो यहाँ पर तो 3 पाई आ गया, 3 रख दो तो यहाँ पे 5 पाई आ गया। तो देख लो पाई का जब इवन आड मल्टीपल होता है तो वह मिनिमम देगा, फेज डिफरेंस मिनिमम का होगा। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तुम खुद ही सोच सकते हो, 2n - 1 रख दो और पाई का स्थान पे λ/2 रख दो, तो 2n - 1 इंटू λ/2 ये क्या हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस हो गया। तो क्लियर रहना चाहिए, पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए। तो ये केस सेकंड हो गया, यहाँ देखो सब मिनिमा है और उसमें क्या था, मैक्सिमा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नेट एम्पलीट्यूड, नेट इंटेंसिटी ये सब मिनिमा हो जाएगा। अब बस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। माइनस का मतलब डिफरेंस होता है, अधिक में से कम माइनस करो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो अब क्या करेगा, कहेगा कि नहीं मैक्सिमम भी बताओ और मिनिमम भी बताओ, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो ये हो जाएगा √/I1 प्लस √/I2 अपॉन √/I1 माइनस √/I2 का होल स्क्वायर। ये देखो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जब एक साथ पूछेगा तो। और इसको अगर एम्पलीट्यूड में लिखना है तो कह दोगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का
होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ इसे कर दो। और मैक्सिमम वैल्यू है A1 प्लस A2, मिनिमम वैल्यू है A1 डिफरेंस A2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से इसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो निश्चित है बेटा सॉल्व कर दोगे बेटा। इसके सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। चाहे वो साउंड का क्वेश्चन हो, चाहे साउंड वेव का क्वेश्चन हो, चाहे लाइट वेव का क्वेश्चन हो, दोनों इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। Two wave of same frequency produce interference. They have amplitude in the ratio 1:3. If the intensity of the first wave is I, intensity at the constructive interference. लैंग्वेज को समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, मैक्सिमा पूछ रहा है, सीधे सीधे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। आंसर बताओ। एक आंसर आया अभी बी ऑप्शन, शुभम का आंसर है बी, बहुत सही। राहुल यादव, रोहित मिश्रा, सबका बी आंसर आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिए है, देख लो A1 अपान A2 इज इक्वल टू 1/3, और एक इंटेंसिटी I1 I है, तो पहले I2 फाइंड करो, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे। तो कह दो बेटा I1 अपान I2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। I1 इज I2 फाइंड करना है, ये हो गया 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। तो यहाँ से तुम देख लो कि जो I2 का वैल्यू आ गया ये 9I आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय इंटेंसिटी बताओ, कुल मिला के एक मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछना चाह रहा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, √/I1 प्लस √/I2 का होल स्क्वायर, √/I1 इज I प्लस √/I2 इज 9I का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√/I का होल स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय जो इंटेंसिटी होगा 16I होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय इंटेंसिटी पूछ रहा है तो समझो मैक्सिमम पूछ रहा है, डिस्ट्रक्टिव वाला पूछता तो मिनिमा हो जाता। ठीक है बेटा, सबका आंसर 16I है। अंकित यादव सी ऑप्शन पर टिक लगाए हैं, सी नहीं होगा बेटा, 16I होगा। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे इस पे क्वेश्चन आते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट इसको सही कर देंगे, कहीं ना कहीं रूट में गलत करेंगे, फॉर्मूला रखने में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, एन मौके पे स्क्वायर छोड़ोगे, रूट छोड़ो, कोई ना कोई मिस्टेक होगा। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें नन्हे मुन्ने जिंदगी बनाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, और एकदम एक्यूरेसी रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ स्टूडेंट देखो तुरंत आंसर दे रहे हैं। Two waves having the interference in the ratio 9:1, intensity ratio I1 upon I2 9/1। राहुल यादव 4:1, अजय कुमार सी ऑप्शन, अंकित यादव सी ऑप्शन, राजकुमारी, तपस्या, सबका सी आंसर, बहुत सही। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, एकदम ऐसे पूछता है, देख रहे हो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का बेटा रेशियो एकदम एक्यूरेसी फॉर्मूले में रहना चाहिए, √I1 प्लस √I2 अपान √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। √I1 को लिख दो 9, √I2 को 1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 + 1 इज 4, 3 - 1 इज 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर अपान 1 दैट इज 4/1
यानी 4 और 1 का रेशियो बेटा देख लो आ गया 4:1। मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, जिसका फॉर्मूला इंटेंसिटी के भी टर्म में याद रखना और एम्पलीट्यूड के भी टर्म में याद रखना। इसका फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म में कितना होगा, A1 + A2 अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए एकदम। इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर इन द रेशियो 1:16। आंसर दो बेटा सब लोग। I1 और I2 का रेशियो 1/16 है। यहाँ तो एकदम आसान है, ये सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि A1/A2 का रेशियो बताओ। रागनी, सीमा वर्मा, अजय, निधि सबका बी आंसर है, सही है भाई। A1/A2 तो हो जाएगा √I1/I2। यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कोई कहानी नहीं है, तो ये आ गया 1/4 1:4। ठीक, सबका बी आंसर है, एकदम सही है। इसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, 4 वेव का सुपरपोजिशन हुआ है, सुपर इम्पोज हुए हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज पूछ रहे हैं बेटा। अनुपम और शुभम का ए आंसर आ रहा है। देख लो, पहला जो है वेव उसका एम्पलीट्यूड 8 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 4 है, तीसरे का 2 है और ये 1 है। यहाँ देख लो 1 है। तो इसमें खास बात यह है कि इंटरफेरेंस नहीं है, 4 वेव सुपर इम्पोज हुए हैं, तो ये सुपरपोजिशन है। जैसे पहले वेव का एम्पलीट्यूड 8 है, तो चलो इधर 8 दिखा दो। दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, लेकिन यहाँ +π/2 दे दिया, तो ये 90 डिग्री इधर हो गया, ये क्या हो गया 4। तीसरा देखो, इनिशियल से पाई फेस पर है और इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो इनिशियल से पाई इधर आ गया बेटा 2। और ये इनिशियल से 370 और इसका एम्पलीट्यूड है 1, तो ये आ गया 1। ये 4 एम्पलीट्यूड इस तरह से सुपर इम्पोज हो रहे हैं। अब 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो इधर आ गया 6 और 4 में से 1 माइनस होके इधर आ गया 3, तो ये इसका बेटा रिजल्टेंट बन गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया √45। तो देखो √45 बी में भी है, ए में भी, ए ऑप्शन में भी, बी ऑप्शन में भी। लेकिन अब फेज पूछ रहे हैं, तो ये इसका इनिशियल से फेज 5 हो गया। तो इनिशियल से फेज 5 कैसे आएगा, tan phi से, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2। तो इनिशियल फेज हो गया कितना, tan इनवर्स 1/2। ये सुपरपोजिशन है, इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस में हमेशा 2 वेव सुपर इम्पोज होते हैं और सुपरपोजिशन में कई वेव सुपर इम्पोज हो सकते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन बेटा यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। दो वेव दिए हैं, देख लो। y1 इक्वल टू 4 sin 2x - 60, y2 इक्वल टू 3 sin 2x - 60। देख लो यहाँ पे 6t, यहाँ भी 6t, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये इंटरफेरेंस हो गया, दो वेव सुपर इम्पोज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। आंसर बोलो। A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू 3, क्या आंसर बच्चे दे रहे हैं, 5। बहुत सही, गरिमा, रोहित मिश्रा सबका 5। और दोनों के बीच फेज डिफरेंस देख लो π/2 का है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos 5 cos 90 का वैल्यू 0, तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 25 इक्वल टू 5, इसका एम्पलीट्यूड आ गया। इसका आंसर आएगा कितना 5। अब जो यूनिट दिया हो, यूनिट नहीं दिया, 5 आंसर आ गया इसका। सबका 5 आंसर है, बहुत सही। तो तुरंत देख लेना चाहिए कि पहले का एम्पलीट्यूड कितना है, दूसरे का कितना है, दोनों कितने फेज डिफरेंस पर हैं, तो फर्स्ट आंसर दे देना चाहिए। ये बेटा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आंसर दो। कुछ आंसर आने लगे। y बराबर 3 sin ओमेगा टी, देख रहे हो, y इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, दो वेव सुपर इम्पोज हुए हैं। गरिमा, सीमा, अजय कुमार, सबका आंसर 5 आ रहा है, बहुत सही। तो देख रहे हो बेटा y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos, इस दो वेव देखो, एक ये वेव और ये वेव सुपर इम्पोज हुए हैं, दोनों का ओमेगा सेम है। और साइन पास में कितने का फेज डिफरेंस होता है बेटा, 90 का। A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है 90 डिग्री पर। रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 आंसर आ गया। कितना आएगा 5 आएगा। 5 क्या सेंटीमीटर, स्पष्ट दिख रहा है। एक ये वेव और एक ये वेव, दो वेव सुपर इम्पोज हुए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। पहले का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है, साइन और कास में 90 का अंतर होता है। बस सॉल्व हो गया। शुभम, राजकुमारी, सबका आंसर सही है, 5 है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नहीं है, बिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब टू साउंड वेव, दो साउंड वेव सुपर इम्पोज होते हैं ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो, यहां पर दो वेव सुपर इम्पोज यहां भी होते हैं, दो वेव क्या होते हैं, सुपर इम्पोज, एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा का डिफरेंस भी नहीं, स्लाइटली जब डिफरेंस होता है, मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी अगर N1 है, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी N2 है, तो यहाँ पर बेटा N1 N2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और N1 N2 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, N1 N2 के लगभग बराबर होना चाहिए। जब ये सुपर इम्पोज होते हैं तो ऐसे कंडीशन में बेटा जो साउंड वेव मिलता है रिजल्टेंट, उसमें साउंड में पीरियोडिक असेंडिंग और पीरियोडिक डिसेंडिंग सुनाई देता है। दैट फेनोमेनन इज नोन एज बिट्स। तो कहोगे इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसमें फॉर्मूला बेटा बिट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है। कौन सा, बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो कहोगे बिट्स फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो एक सेकंड में कितनी बार साउंड को तुम तेज सुन रहे हो या कितनी बार साउंड को तुम धीमा सुन रहे हो, एक सेकंड में साउंड को कितने बार असेंडिंग सुन रहे हो, कितने बार डिसेंडिंग सुन रहे हो, दैट इज नोन एज बीट्स। नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ मिनिमा हर्ड इन पर सेकेंड, दैट इज बीट्स। और बीट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है N1 N2 का डिफरेंस, और स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। मान लो डिफरेंस 50 का हो जाए तो एक सेकंड में 50 वेरिएशन तो महसूस नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ईयर परसिस्टेंस।
और 1 सेकंड में मान लो 5 का अंतर है तो तुम महसूस कर लोगे, 10 का अंतर है महसूस कर लोगे, 4 का अंतर है, 10 का अंतर है, 8 का अंतर है, महसूस कर लोगे। इसलिए कहा जाता है कि बिट्स के कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो दो वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो एक रिजल्टेंट वेव मिला, तो उनकी जो बिट्स फ्रीक्वेंसी होती है वो सीधे सीधे N1 और N2 का डिफरेंस होता है। बिट्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ मिनिमा हर्ड इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज नोन एज बिट्स फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो देख लो यहां पर भी दो वेव आपस में सुपर इम्पोज होंगे, लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। एक की फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरे का N2 है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग बराबर भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा का अंतर होगा तो उस साउंड को हम लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड में हम लोग 10 से कम वेरिएशन को सुन पाते हैं, उससे ज्यादा वेरिएशन को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ईयर परसिस्टेंस, 1/10 होता है। 1 सेकंड में 10 से कम वेरिएशन को महसूस हम लोग कर पाते हैं, उससे ज्यादा वेरिएशन को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक बेटा, बस 1 सेकंड। तो ये बिट्स फ्रीक्वेंसी है क्या? 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा सुनाई दे रहे हैं, 1 सेकंड में कितना मिनिमा सुनाई दे रहे हैं, 1 सेकंड में कितने बिट्स प्राप्त हो रहे हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड इन पर सेकंड, नंबर ऑफ मिनिमा हर्ड इन पर सेकंड, नंबर ऑफ असेंडिंग इन साउंड पर सेकंड। अब कहे कि मान लो तुमसे कह दे कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल बताओ, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच टाइम इंटरवल बताओ। वो होता है टाइम इंटरवल, इसी को पलट दो, हो जाएगा 1/N1 डिफरेंस N2। तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल आ जाएगा, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल आ जाएगा 1/N। इसी को पलट दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है। एकदम आसान होता है। बिट्स, जो स्टूडेंट बिट्स का कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़े रहता वो इसमें उलझ जाता है, और जो सही से पढ़ा है आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यही मेन फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मेन इसका होता है बिट्स का एप्लीकेशन। बिट्स के एप्लीकेशन में ट्यूनिंग फॉर्क की बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क ये होता है, देख लो, स्टील का बना हुआ, यू शेप ऐसे होगा, ये इसका हैंडल होगा, ये इसके आर्म्स हैं, आर्म्स, आर्म्स इज आल्सो नोन एज प्रांग, और ये इसका हैंडल है। इसी हैंडल को हाथ में पकड़ करके और इसको रबड़ पैड पे से पटका जाता है, तो इसके ये जो आर्म्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। आर्म्स इसके क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। इसका फ्रीक्वेंसी इस पे लिखा रहता है, जैसे लिखा हो 242 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो समझो इसकी फ्रीक्वेंसी 252 हर्ट्ज है। लेकिन एक और मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, तब तो अननोन फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी ट्यूनिंग फॉर्क की। तो वही क्या करेगा, एक नॉन फ्रीक्वेंसी दे देगा ट्यूनिंग फॉर्क का, एक अननोन दे देगा, तो कहेगा बताओ कि इनकी क्या अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की क्या फ्रीक्वेंसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खूब आता है क्वेश्चन बेटा बिट्स पे रिलेटेड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। इसके क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं।
जो स्टूडेंट 24 के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी वाले, हम आज सॉल्व कराएंगे, लेकिन अपने मन से जब 2-4 क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं तभी जाकर उनको क्लियर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। There are 3 successive sound of equal intensities with sound source frequencies 400 Hz, 401 इतना vibrates. Number of bits produced per second. अच्छा मान लो 2 फ्रीक्वेंसी दिया हो और नंबर ऑफ बिट्स पूछे है, तो दोनों का अंतर ले लो। यहाँ तो 3 है, देखो एक यह है, कि यह है, कि यह है, 3 है। एक है 400 हर्ट्ज, एक है 401 हर्ट्ज और एक है 402 हर्ट्ज। ये सब एक साथ साउंडेड हैं, एक साथ सबके सब साउंडेड हैं। तो कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड बिट्स फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो अगर 2 होते तो अंतर निकाल लेते, तो 3 है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो, तो इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, एक का, एक का। लेकिन इस वाले में कितने का डिफरेंस है बेटा? 2 का। और जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है वो आंसर होता है। इस आंसर कितना हो गया? 2। एकदम कंफ्यूज ना होना, सीधे आंसर मैक्सिमम डिफरेंस आंसर देना। बुक में ये 2-3 बुक में देखो तो ये अलग अलग आंसर दिया है, कहीं 1 भी आंसर दिया है, कहीं 2 भी दिया है, बट एग्जाम में जब आया था नीट एग्जाम में तो मैक्सिमम डिफरेंस आंसर दिया था। इसका सॉल्यूशंस होते हैं बड़े लेंदी, डायरेक्ट इसको याद रखना है। तो 2 इसका आंसर हुआ। इसका आंसर दो। बिल्कुल ये भी वही है। या ट्रिपली पूछा गया क्वेश्चन, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू -1 है, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तीसरे का न्यू +1 है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 2। ये आंसर होगा। ये नीट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। एक सोर्स है n-1 फ्रीक्वेंसी, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n है, तीसरे की फ्रीक्वेंसी n+1 है। नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर सेकंड पूछ रहे हैं। इसका और इसका डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस 2 आएगा। ये आंसर होगा। ठीक बेटा, बिल्कुल सबका आंसर है 2। इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा वो सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे बेटा। अमित यादव का ए आंसर है, शुभम का बी आंसर है। कोई ए आंसर दे रहा है, कोई बी दे रहा है, एक ही आंसर आना चाहिए। एन अननोन ट्यूनिंग फॉर्क ए व्हेन साउंडेड विद ट्यूनिंग फॉर्क बी। देखो बी जो है ये नोन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है। रागनी का ए आंसर, सीमा का बी आंसर, गरिमा का ए आंसर। और ए वाले के साथ ये ए है अननोन, 5 का अंतर दे रहा है। तो ए वाला देखो 5 का अंतर दे रहा है। ध्यान से सुनो, कुछ लोगों के लिए नया होगा एकदम। कोई आंसर ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कंफ्यूजन है कि नहीं? तो देख लो, ए 5 का अंतर दे रहा है तो भाई 340 है, या तो 5 हर्ट्ज
ज्यादा होगा या तो 5 हर्ट्ज कम होगा। दोनों कंडीशन में बेटा अंतर 5 ही का आएगा। तो ए या तो ये होता है या तो ये, दोनों देखो 340 है या तो ज्यादा 345 हर्ट्ज, और या तो 340 से 5 कम 335 हर्ट्ज। देख रहे हो, देखो एक 345 दिया है, 335 दिया है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, इन्हीं दोनों में चेक करना है। इसलिए कुछ आंसर, कुछ बच्चे आंसर ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों का ए और कुछ लोगों का बी। निधि का ए आ रहा है, श्रेष्ठ का बी आ रहा है। ठीक, तो क्लियर। अब कंफर्मेशन टेस्ट, इससे तो क्लियर हो गया कि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। कंफर्मेशन टेस्ट के लिए देख लो, ए इज फाइल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आईआईटी 2021 का क्वेश्चन, आईटी मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो आईटी मेंस के कुछ पेपर हो चुके हैं ना, उसमें देखो ये क्वेश्चन आया है। एकदम ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आता है। कंफर्मेशन के लिए देखो ए को फाइल कर रहा है, तो ये याद रखना कि किसी भी ट्यूनिंग फार्क को अगर वैक्सिंग कर दो, वैक्स लगा दो उसके आर्म पर, तो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब फाइल कर दो मतलब उसके आर्म को थोड़ा घिस दो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये तो मन में बेटा रखना पड़ेगा, इसे नहीं मन में रखोगे तो कुछ नहीं। अब जिसको फाइलिंग कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। देखो किसको फाइलिंग कर रहा है, ए को, ए इज फाइल्ड, और फिर बी वाले के साथ अंतर अब 2 का देने लगा। तो कौन सा सही है, या तो ये सही है या तो ये सही है। तो आओ एक कोई फाइलिंग करो। तो अगर 345 वाले की फाइलिंग करोगे तो फाइलिंग करने से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये किधर भागेगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा। आफ्टर फाइलिंग ऊपर भागेगा। तो अब बी वाले के साथ अंतर देख लो, मोर देन 5 हो गया बेटा, मोर देन 5, जबकि बाद में अंतर लेस देन 5 होना चाहिए। देखो 2 आना चाहिए, यानी ऐसा कंडीशन इसके साथ फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसा इसके साथ फुलफिल हो रहा है, इसलिए आंसर बी है। जो इसको सोच ले जाएगा एकदम सही आंसर देगा। अब देखो अगर 335 वाले की फाइलिंग करोगे तो ये ऊपर भागा, यहाँ आ गया, तो अंतर देखो 5 से कम होकर के ये 2 आ गया। तो या तो इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो, दोनों से सेम आ जाएगा। कुछ बच्चे शुरू से ही बी आंसर दे रहे हैं, एकदम सही सोच ले गए थे। कुछ आंसर बच्चे ए भी लिख रहे थे, तो उनका गलत हो रहा था। देख लो, पकड़ बनाओ ऐसे क्वेश्चन पे, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, एकदम पकड़ बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का। समझ में आया सबको? अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसमें काम भी नहीं करता है, एकदम आसान जबकि होता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आईटी 2021 में आया था ये। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछता है स्ट्रिंग वाले में। स्ट्रिंग में क्या है ना कि स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इतना मन में रहे तो इसके भी क्वेश्चन कर लोगे। जैसे नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो देखो, आंसर दो इसका। गिटार, two strings A and B made of same material are slightly out of tune, produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beats frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, देखो यही पकड़ो, यहाँ पर A की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है, तो पहले A को यहाँ बना लो और यहाँ लिख दो 530 हर्ट्ज। अब बी वाले के साथ कितने का अंतर दे रहा है बेटा, 6 का अंतर दे रहा है बी वाले के साथ। तो बी या तो यहां बनाओ, या तो इससे 6 ज्यादा, या तो इससे 6 कम। यानी हम लोग का आंसर मिल गया 530 प्लस 6 536 हर्ट्ज, और या तो 530 माइनस 6 524 हर्ट्ज। या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। और 536 और 524, एक बी ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। ये कंफर्म गलत है, ये कंफर्म गलत है। अशरफुल, अजय कुमार, रागनी,
सबका यहाँ अब बी ऑप्शन आ रहा है, सबका एक ही ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, चलो अब आंसर पकड़ो। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, या तो अब ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब कौन होगा इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट। तो लिख रहा है व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, तो अब बिट्स 7 का आने लगा। तो बी का टेंशन अगर तुमने डिक्रीज कर दिया, टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो बी अगर इसको मान के अगर टेंशन डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी घट गया। देख लो फ्रीक्वेंसी घट के यहाँ आ गया। अब अंतर क्या 6 का आएगा, नहीं तो लेस देन 6 का आ गया। और जबकि अंतर अब 7 का आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी इसके साथ होगा। इसका टेंशन जब बढ़ाओगे घटाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट करके यहाँ पर आ जाएगी। और अंतर जो 6 का आ रहा था अब मोर देन 6, यानी अब संभव है कि ये 7 हर्ट्ज का आ जाएगा। ये संभव इसके साथ नहीं, इसके साथ है, इसलिए आंसर। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने बी आंसर यहाँ पे दिया था। फिर भी इसमें 2-4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जबकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस बात को मन में रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन हम तैयार करें। नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था ये, जिसमें ट्यूनिंग फार्क ना नाम लेकर के स्ट्रिंग का नाम ले लिया था। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी घटती है स्ट्रिंग में। और ट्यूनिंग फार्क होगा तो या तो वैक्सिंग कराएगा या तो फाइलिंग कराएगा। थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन ये साफ नहीं है, फिर भी पढ़ने का प्रयास करो। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फार्क ए मार्क्ड 512 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फार्क है 512 हर्ट्ज का, प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड वेयर साउंडेड एंड अनदर ट्यूनिंग फार्क बी इज, हाँ मतलब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है उसको यहाँ लिख लो, ए वाले की 512 हर्ट्ज और बी वाले के साथ 5 का अंतर दे रहा है। तो बी वाले को या तो इसके ऊपर बनाओ या तो नीचे बनाओ और 5 का अंतर दिखा दो। तो आंसर आ गया 512 प्लस 5 517, या तो 512 माइनस 5 507। आंसर या तो ये हुआ या तो ये हुआ। आंसर दो 517 हर्ट्ज, राहुल यादव का 517, निधि उपाध्याय का 517, तपस्या 517। बहुत सही, सबका एक ही आंसर आ रहा है। आंसर समझ गए इसका मतलब। अब क्या कह रहा है, बी इज लोडेड विद वैक्स, बी को वैक्स से लोडिंग कर दिया, तो अब अंतर 5 सेकेंड का फिर अंतर दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही से तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है। जब बी की लोडिंग कर रहे हैं तो फिर 5 का अंतर दे रहा है, तो अगर बी इसको मान के अगर इसका तुमने लोडिंग किया, ये नीचे भगेगा, और जब नीचे भगेगा तो अंतर देख लो हमेशा 5 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 5 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आंसर ये है एकदम सही आंसर 517। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं समझाइए कैसे 517 हुआ। बेटा अगर इसको मान के अगर तुमने लोडिंग किया, वैक्स लगाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी घट के अगर यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो अंतर फिर 5 का आने लगेगा। देख फिर अंतर 5 का आने लगेगा। ऐसा इसके साथ है और 507 के साथ नहीं है। ये जब नीचे भगेगा तो अंतर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 517 के साथ अगर अंतर, ये अगर वैक्सिंग किए तो ये घटेगा, तो अंतर घटेगा, फिर एक अंतर 0 हो जाएगा, फिर नीचे और भागता चलेगा। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब डिफरेंस फिर 5 का आ जाएगा। ऐसा किसके साथ है, 517 हर्ट्ज के साथ। एकदम पकड़ बना रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे। बेटा ध्यान देना, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पे। यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दे रहा है ऑप्शन दे करके। मैक्सिमम स्टूडेंट का, लगभग सारे स्टूडेंट का 517 हर्ट्ज आंसर आया था। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
two sitar strings A and B playing in note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 hertz. The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 hertz. What is the original frequency of B? If the frequency of A is इतना देख लो, तो A की frequency दिया है तो यहाँ बना लो। आंसर तुम लोग बताओ बेटा, हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बताओ पहले। और बी वाले को एकदम यही क्वेश्चन नीट में आया था, बस उसमें टेंशन घटा दिया था, यहाँ टेंशन बढ़ाया है। कितने का अंतर है? पहले 5 का अंतर है। तो 427 प्लस 5 432 427 माइनस 5, यही इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं? 422 हर्ट्ज। निधि उपाध्याय का 422 है और सरफुल का 422 है। शुभम, अजय कुमार, अनुपम, रागिनी, सबका 422 है। बहुत सही आंसर, एकदम सही। अब कंफर्मेशन टेस्ट के लिए बी को स्लाइटली देख रहे हो, टेंशन इन बी स्लाइटली इंक्रीज किया तो अंतर 3 का आना चाहिए। तो अगर तुमने 432 मान के अगर इसका टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ करके और ऊपर भगा, अंतर 5 से ज्यादा हो गया, जबकि अंतर अब 3 आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर गलत है, जब ये गलत है तो ये सही है। तो कैसे सही है? तो इसका जब टेंशन बढ़ाओगे तो ऊपर भगेगा, फ्रीक्वेंसी ऊपर भगेगा, तो इसका लेवल अब यहाँ तक आ गया और ए वाले के साथ अंतर देख लो 5 से कम हो गया, यानी ये पॉसिबिलिटी किसके साथ है? इसके साथ है। इसलिए बी वाले की फ्रीक्वेंसी 422 हर्ट्ज बेटा आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में यही सब उठा के दे रहा है, एकदम यही तो आया था नीट एग्जाम में। उसमें क्या किया है? टेंशन बढ़ाया है, उसमें क्या किया था? टेंशन घटाया था। When two tuning fork A and B are sounded together x beats per second, किसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है बेटा? किसका? ए का। तो ए की फ्रीक्वेंसी दे दिया n, तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो इससे x ज्यादा या तो इससे x कम, तो आंसर होगा या तो n प्लस एक्स या तो n माइनस एक्स, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो या तो आंसर ये है या तो ये है, इन दोनों में आंसर गलत है। क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं? n प्लस एक्स, n प्लस एक्स, n प्लस एक्स, सबका आंसर n प्लस एक्स। अब क्या किया? B इज लोडेड विद x, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी घट गया, तो B को जब लोडिंग किया तो लोडिंग करना मतलब फ्रीक्वेंसी घटाना, तो अगर इसकी लोडिंग करोगे तो नीचे भागेगा और अंतर देख लो x से ज्यादा आ गया, जबकि यहाँ कह रहा है घटना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन इसके साथ होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। एकदम आसान होता है, एक बार दिमाग में बैठाओ तो इसको, एक बार बेटा दिमाग में इसको बैठाओ। ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, when two waves of almost equal frequencies n1 n2 reach at a point simultaneously, what is the time interval between successive maxima? दो मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल याद करो, टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल। तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल होगा 1/n1 माइनस n2। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को पलट दो, तो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल, सक्सेसिव मिनिमा के बीच टाइम इंटरवल,
1/N1 - N2 होगा बेटा। ठीक है, एकदम सही। ऐसा एग्जाम में आ सकता है, N1 दे देगा, N2 दे देगा, न्यूमेरिकली पूछ देगा मैक्सिमम मैक्सिमा का टाइम इंटरवल बताओ, मिनिमम मिनिमा का टाइम इंटरवल बताओ, पूछ सकता है। ठीक है, तो आज अच्छा खासा पॉइंट बेटा इसमें फिनिश हो गया, पूरा इंटरफेरेंस, बीट्स, सुपरपोजिशन, इंटेंसिटी, ये सब फिनिश हो गया। अब अगले टर्म पे बेटा चलेगा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में आर्गन पाइप, स्टच स्ट्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर डॉपलर इफेक्ट। ठीक, तो कम से कम अभी 2 लेक्चर इसमें लगेगा, उसके बाद से वेव मोशन साउंड पूरा रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पलर के भी इसके जो क्वेश्चन वो भी करा दे रहे हैं, जिससे बेटा आपको एकदम तैयार हो जाए। खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन में जरा सा भी टेंशन ना रखिए, जो होगा वो देखा जाएगा। कर्म करना बेटा अपना फर्ज है, अपना बेटा आप लोग कर्म कीजिए। एक बार मेहनत कर देंगे बेटा, जिंदगी बन जाएगा, उसके बाद से कोई समस्या बेटा नहीं होगा किसी को भी। इसलिए एक बार जबरदस्त मेहनत आप लोग बेटा कर दीजिए। ठीक, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।